क्या पढ़ना है? सल्फर। सल्फर सिंबल है इसका क्या? एस। और सिंबल इसका अंग्रेजी नाम से ही बना हुआ है, सल्फर। सल्फर का उल्लेख जो है वैदिक सभ्यता के ग्रंथों में भी मिलता है। आपको पता है ना, वैदिक सभ्यता के जो ग्रंथ है, वैदिक सभ्यता का ग्रंथ वही 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो उन वेदों में भी अब किस वेद में इसका उल्लेख है? शायद अथर्ववेद में है, क्योंकि जादू टोना वाला वही वेद है। तमाम प्रकार की बीमारियों का इलाज उसी वेद में बताया गया, तो वहाँ पर भी इसका उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब है कि सल्फर की क्या उपयोगिता है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है, और यही कारण है कि इसका उल्लेख वैदिक सभ्यता के ग्रंथ में हुआ है। और वहाँ पर जो है इसका उल्लेख सुलवारी के रूप में हुआ है, या यूं कहिए कि सल्फर को संस्कृत में सुलवारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलवारी कहते हैं। और सल्फर की जो सबसे खास विशेषता है कि त्वचा संबंधी जितने भी रोग होते हैं, त्वचा संबंधी जितने भी रोग होते हैं, उस रोग के जो दवा होते हैं उनका एक अनिवार्य अवयव होता है क्या? सल्फर। वैसे सल्फर युक्त दवाई को सल्फा ड्रग्स के नाम से जानते हैं। जिन ड्रग्स में दवाई में सल्फर होता है उसे सल्फा ड्रग्स कहते हैं। और यह सल्फा ड्रग्स यानी कि सल्फर युक्त दवाइयाँ त्वचा रोग के लिए बहुत उपयोगी होता है, या यूं कहिए त्वचा संबंधी रोग को दूर करने के लिए जो दवाई इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें सल्फर विद्यमान होता है। यानी सल्फर में त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने की क्षमता है। भारत में कई कुंड ऐसे हैं जिसमें नहाने भर से त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। बिहार में भी है वो कुंड, राजगीर में है वो कुंड, तो और भी कई कुंड हैं जिनमें नहाने से त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उस कुंड के जल में मौजूद है क्या? सल्फर। और कुंड के जल में सल्फर की मौजूदगी के कारण ही उस कुंड में लगातार स्नान करने से त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते। तो ये एक सल्फर की खास बात थी। आते हैं इसके परमाणु संख्या पर, और परमाणु संख्या इसका कितना होता है? 16 होता है। परमाणु संख्या को किस में इंडिकेट किया जाता है? जेड में। तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। अब इसका पूरा इंट्रोडक्शन निकालने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3p, यानी पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है। और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। अब आप देख रहे हैं कि सल्फर का अंतिम इलेक्ट्रॉन p सबसेल में जा रहा है, तो निश्चित ही यह क्या है? p ब्लॉक का है। और वैसे भी आप जानते हैं कि नॉन मेटल किस ब्लॉक के होते हैं? p ब्लॉक के होते हैं। अब p ब्लॉक का जो वर्ग निकलता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ के, यानी कि सल्फर आपका किस वर्ग का है? और किसी भी तत्व का जो आवर्त होता है, किसी भी तत्व का जो आवर्त होता है वो सेलों की संख्या के, सेल के संख्या के बराबर। सेल है आपका कितना? 3, तो इसका आवर्त भी कितना? तो सल्फर परमाणु संख्या 16 है, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। सल्फर चूंकि नॉन मेटल है और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद भी देख रहे हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन p सब सेल में जा रहा है, तो मतलब यह p ब्लॉक का है। नॉन मेटल सारे के सारे p ब्लॉक में ही है। अब p ब्लॉक के तत्व किस वर्ग में है? तो p ब्लॉक के तत्व के वर्ग को निकालने के लिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में
10 जोड़ देते हैं तो सल्फर का वर्ग निकल चुका है 16 और आवर्त सेल के संख्या के बराबर होते हैं। सेल इसमें 3 है तो आवर्त आपका 3 हो गया। तो सल्फर आवर्त सारणी के वर्ग 16 और आवर्त 3 के सदस्य है और आवर्त सारणी के वर्ग 16 को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के वर्ग 16 को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, यानी कि सल्फर जो है आपका ऑक्सीजन फैमिली का सदस्य है। वर्ग 16 का अगर प्रथम तत्व कौन है तो वह ऑक्सीजन है और यही कारण है कि वर्ग 16 के प्रथम तत्व ऑक्सीजन होने के कारण वर्ग 16 के तत्व को हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। यानी हमारा सल्फर किस फैमिली का है? ऑक्सीजन फैमिली का है। और आवर्त आप देख ही लिए हैं तो आप, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। अब इस सल्फर की उपस्थिति के बारे में, सल्फर की क्या उपयोगिता है, इसमें सबसे मुख्य उपयोग तो आप देखे थे कि दवाई बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सल्फर की और भी कई उपयोगिता है। आएंगे हम एक एक करके उन सारे उपयोगिताओं पर। लेकिन प्रकृति में अगर सल्फर की उपस्थिति को देखें, यानी सल्फर की उपलब्धता कहाँ कहाँ पर है, तो सल्फर एक अभिक्रियाशील अधातु है, यानी कि ये अभिक्रिया करता है, ऐसा नहीं कि अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये भी अभिक्रियाशील अधातु है लेकिन उतने ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं है। और इस सल्फर की हम प्रकृति में उपलब्धता की बात करें तो यह मुक्त अवस्था में भी है और संयुक्त अवस्था में भी है। सल्फर हमारे प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में कैसे पाए जाते? तो जितने भी आप सल्फाइड अयस्क के बारे में पढ़े हैं, जैसे पारा का अयस्क सीने बार HgS, पारा का अयस्क सीने बार HgS, सीसा का अयस्क गैलेना PbS, जिंक का अयस्क जिंक ब्लेड यानी जिंक सल्फाइड। तो जितने भी सल्फाइड अयस्क है उनमें संयुक्त अवस्था में मौजूद है क्या? तो हमारा सल्फर। उसके बाद जितने भी सल्फेट अयस्क हैं, जितने भी सल्फेट अयस्क है, जैसे जिप्सम, जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट को नहीं जिप्सम कहते हैं, जिप्सम। तो सल्फर की उपलब्धता मुक्त अवस्था में भी है और संयुक्त अवस्था में भी है। संयुक्त अवस्था में देखें तो हमारे जितने भी प्रकृति में पृथ्वी के भूपर पट्टे या समुद्री जल में जितने भी सल्फाइड यौगिक है, जितने भी सल्फेट यौगिक है, इस सल्फाइड और सल्फेट यौगिक में संयुक्त रूप से पाए जाते हैं क्या? सल्फर। और मुक्त अवस्था की बात करिएगा तो मुक्त अवस्था में भी यह व्यापक पैमाने पर पाए जाते हैं, लेकिन मुक्त अवस्था में सल्फर वहां पाए जाते हैं जहां पर ज्वालामुखी केंद्र है। क्या है? कई ऐसे देश है, हालांकि भारत में ज्वालामुखी क्षेत्र बहुत कम है, लेकिन अमेरिका हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, ऐसे सभी देश जहां पर ज्वालामुखी आते जाते रहते हैं, ज्वालामुखी आते जाते रहते हैं, वहां पर यानी कि ज्वालामुखी क्षेत्र में भारी मात्रा में पृथ्वी के नीचे मुक्त अवस्था में सल्फर मौजूद रहते। तो सल्फर की उपलब्धता किस रूप में है प्रकृति में? दोनों ही रूप में, मुक्त अवस्था में भी और संयुक्त अवस्था में। किस रूप में है? प्रत्येक सल्फाइड और सल्फेट में किसकी उपलब्धता है? सल्फर की उपलब्धता है। और मुक्त अवस्था में सल्फर कहां पाए जाते हैं? ज्वालामुखी वाले आसपास क्षेत्रों में मिट्टी के नीचे दबे हुए रहते हैं, मिट्टी के गहराइयों में दबे रहते हैं। और अगर ज्वालामुखी जो हमेशा जिससे मैग्मा निकलते रहता है उसे क्या? सक्रिय ज्वालामुखी ना। सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में तो यह एकदम पृथ्वी के सतह के ऊपर ही बिखरे पड़े रहते, जहां जाइए बाल्टी में उठाकर सल्फर ले आइए। तो सल्फर की जो उपलब्धता है मुक्त अवस्था में वह केवल ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही सिमटा हुआ है।
अब है कि सल्फर संयुक्त अवस्था में भी मौजूद है, मुक्त अवस्था में भी मौजूद है, तो हम सल्फर को प्राप्त किससे करेंगे? तो संयुक्त अवस्था में जो सल्फर है उस सल्फर को प्राप्त करना कठिन है, खर्चीला है, तो संयुक्त अवस्था में जो सल्फर मौजूद है उससे सल्फर नहीं निकाला जाता। यानी सल्फर की प्राप्ति वहीं से की जाती है जहां पर सल्फर मुक्त अवस्था में मौजूद है, जहां पर सल्फर मुक्त अवस्था में पृथ्वी के नीचे दबे हुए हैं। तो सल्फर की प्राप्ति संयुक्त अवस्था में मौजूद सल्फर से करना बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाएगा। अतः सल्फर की प्राप्ति केवल उन क्षेत्रों से ही की जाती है जहां पर सल्फर मुक्त अवस्था में मौजूद है, जहां पर सल्फर मुक्त अवस्था में मौजूद है। अब है कि मुक्त अवस्था में जो सल्फर मौजूद है उस सल्फर को हम कैसे निकालेंगे, इस प्रक्रिया को भी आप समझिए। तो संयुक्त अवस्था में जो सल्फर है आप उससे सल्फर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? काफी खर्चीली है, काफी खर्चीली है। अब मुक्ति अवस्था में जहां सल्फर है वही ठोस से सल्फर आप निकाल सकते हैं। अब मुक्त अवस्था में सल्फर कहाँ है? ज्वालामुखी आसपास क्षेत्रों में पृथ्वी के गहराई में दबे हुए। तो मुक्त अवस्था में जो सल्फर है उसकी जो प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति होती है एक खास प्रोसेस से जिसका नाम है फ्रास प्रोसेस। फ्रास प्रोसेस, फ्रास प्रोसेस, फ्रास विधि, फ्रास विधि। यह विधि क्या है? यह विधि है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले सल्फर को पृथ्वी के नीचे जो दबे है उसको बाहर निकालना। अब फ्रास विधि से जो सल्फर निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है इसको भी समझ लीजिए। बहुत आसान तरीका है कैसे सल्फर को निकाला जाता है। फ्रास विधि में समझने के लिए तैयार है ना आप लोग? फ्रास विधि को, तो फ्रास विधि में सल्फर को कैसे निकाला जाता है? तो वहां से निकाला जाता है जहां पृथ्वी के नीचे सल्फर दबे हुए हैं। किन क्षेत्रों में? ज्वालामुखी क्षेत्रों में। अब यहां पर एक बात समझिए कि सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मात्र 114 डिग्री सेल्सियस, मात्र 114 डिग्री सेल्सियस, 387 केल्विन। यानी सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत कम, मात्र 114 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इतने ही ताप पर आपका सल्फर पिघल जाता है। अब इस फ्रास विधि से सल्फर को निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो सबसे पहले 3 कॉन्सेंट्रिक पाइप डाला जाता है। 3 कॉन्सेंट्रिक पाइप डाला जाता है, ठीक है ना? ये चल गया आपका, समझिए ये पाइप है, फर्स्ट पाइप, सेकेंड पाइप, थर्ड पाइप, ठीक है ना? अब क्या किया जाता है कि इस पाइप से होकर गर्म जल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? गर्म, एकदम खौलता हुआ जल, खौलता हुआ जल यहां डाला गया। और यहां पर मौजूद है आपका क्या? सल्फर, ठीक है? यहां पर मौजूद है क्या? सल्फर। तो पाइप के माध्यम से खौलता हुआ जल पृथ्वी के नीचे डाल दिया गया। अब सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट मात्र कितना है? 114। जैसे खौलता हुआ जल यहां जाएगा सारा सल्फर क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। सारा सल्फर क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। अब यहां पर आपको इस पाइप से डाला जाता है संपीड़ित वायु, संपीड़ित वायु, कॉम्प्रेस्ड एयर। कॉम्प्रेस्ड एयर का मतलब बहुत हाई प्रेशर पर हवा, बहुत उच्च दाब पर हवा को इस पाइप से क्या किया जाता है? नीचे फेंका जाता है। इस पाइप से गर्म जल जा रहा है, इस पाइप से हवा जा रहा है, वो भी संपीड़ित यानी कि कॉम्प्रेस्ड एयर। जैसे एयर, कॉम्प्रेस्ड एयर नीचे जाता है वो हवा बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब बाहर जो निकलता है सीधा यहां से सल्फर लेके बाहर निकल जाता है। यही विधि क्या है? फ्रास विधि।
यानी फ्रांस विधि में पृथ्वी के नीचे तल पृथ्वी के गहराइयों में जो मुक्त अवस्था में सल्फर मौजूद है उस सल्फर को बाहर निकाला जाता है। फ्रांस विधि में पृथ्वी के गहराइयों में मौजूद मुक्त अवस्था के सल्फर को कैसे निकाला जाता, तो इसका 3 पाइप है। एक पाइप से होकर खौलता हुआ जल डाले, सल्फर गया पिघल। दूसरा पाइप से हम कंप्रेस्ड एयर डाले, यानी कि उच्च दाब पर हवा को डाले। उच्च दाब पर जैसे हवा नीचे जाता है वो बाहर निकलने की पूरा कोशिश करता है। बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये पाइप से तो जा रहा है, इस पाइप से भी जा रहा है। इस पाइप से जो वो संपीड़ित हवा बाहर निकलता है वो खौलते हुए सल्फर को लेकर ही बाहर निकलता है, और इस तरह पृथ्वी के गहराइयों में दबा सल्फर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। अब ये सल्फर जो है थोड़ा अशुद्ध रहता है, यानी कि ये सल्फर थोड़ा क्या रहता है, अशुद्ध रहता है। अशुद्ध रहता है, फिर इसे हम आसवन विधि से, किस विधि से, आसवन विधि से, डिस्टिलेशन विधि से क्या कर लेते हैं, शुद्ध सल्फर में क्या कर लेते हैं, बदल लेते। क्लियर हो गया, बात समझ गए। सल्फर प्राप्त हो गया, लेकिन इस तरह सल्फर कहिएगा कि भारत में निकालेंगे तो भारत में कहीं पर मुक्त अवस्था में पाया नहीं जाता है। यानी सल्फर भी दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था में जितने सल्फर इस्तेमाल होते हैं वह आयात किए जाते हैं, वो आयात किए जाते हैं। तो सल्फर निकालने की फ्रांस विधि को समझे। फ्रांस विधि से केवल वही सल्फर निकाले जाते हैं जो पृथ्वी के गहराइयों में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था के सल्फर को हम फ्रांस विधि से नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। कहिए ऑनलाइन वाले दोस्तों सल्फर निकला हो। तो प्रकृति में सल्फर की उपलब्धता किस किस रूप में है, मुक्त अवस्था वाले सल्फर कहाँ पाए जाते हैं, और वहीं से सल्फर को निकाला जाता है। क्लियर हो गया। आइए दोस्तों सल्फर के अपरूप पर आप ध्यान देते हैं। सल्फर के अपर रूप, अपर रूप समझ रहे हैं कि भूल गए हैं, समझ रहे हैं ना। एक ही परमाणुओं से बना या एक ही तत्व के भिन्न भिन्न स्वरूप जिनके भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान, उसे क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। तो सल्फर के भी अपर रूप पाए जाते हैं। अपर रूप एक ही पदार्थ के विभिन्न स्वरूप जिनके भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। कार्बन के अपर रूप तो आप पढ़े ही थे, सल्फर के भी अपर रूप पाए जाते हैं। सल्फर के अपर रूप को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो सल्फर हैं, सल्फर के अणु जो है वो पॉली एटॉमिक होते हैं। क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक होते हैं। सल्फर के एक अणु सल्फर के 8 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आप नाइट्रोजन के बारे में पढ़े थे, नाइट्रोजन डायटोमिक होते हैं, ऑक्सीजन डायटोमिक होते हैं, हाइड्रोजन डायटोमिक होते हैं, कार्बन मोनो एटॉमिक होते हैं। लेकिन ये जो सल्फर है, ये सल्फर जो है ये पॉली एटॉमिक होते हैं। सल्फर के एक अणु के निर्माण में सल्फर के 8 परमाणु भाग लेते हैं। सल्फर के एक अणु के निर्माण में सल्फर के 8 परमाणु भाग लेते हैं। तो सल्फर आपका पॉली एटॉमिक है, बहुपरमाणुक है। सल्फर आपका पॉली एटॉमिक है, बहुपरमाणुक है। अब ये सल्फर के अपरूप पर, सल्फर के मुख्य 2 ही अपरूप है लेकिन कुल 3 अपरूप हैं। एक रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर,
रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फा सल्फर कहा जाता है। दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर को क्या कहा जाता है? बीटा सल्फर कहा जाता है। और तीसरा है प्लास्टिक सल्फर। ठीक है, प्लास्टिक सल्फर, और प्लास्टिक सल्फर को जो है गामा सल्फर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गामा सल्फर। तो सल्फर के 3 अपरूप हैं, सल्फर के 3 अपरूप हैं, रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर, प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर। हिंदी नाम भी दिया होगा शायद, न्यू नोट में दिया हुआ है। इसका हिंदी नाम शायद एकंताक्ष है। अच्छा, हिंदी नाम जो है दिया हुआ, इंग्लिश नाम ही याद रखिएगा, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और प्लास्टिक सल्फर। अब इन 3 प्रकार के सल्फर में ये दोनों जो सल्फर है, अल्फा और बीटा सल्फर जो है, ये सल्फर का क्रिस्टलीय रूप है। ये सल्फर का कैसा रूप है? क्रिस्टलीय रूप है, क्रिस्टलीय रूप है। जबकि ये जो है आपका, ये आपका अक्रिस्टलीय स्वरूप है, अक्रिस्टलीय स्वरूप है। अल्फा और बीटा सल्फर सल्फर के क्रिस्टलीय रूप है, अल्फा और बीटा सल्फर सल्फर के क्रिस्टलीय स्वरूप है। जबकि प्लास्टिक सल्फर क्या है? अक्रिस्टलीय सल्फर है। प्लास्टिक सल्फर क्या है? क्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय समझ रहे हैं ना? हाँ, जब परमाणु आपस में जुड़कर एक निश्चित ज्यामितीय आकृति बनाए तो उस संरचना को क्रिस्टल कहते हैं। यानी क्रिस्टल संरचना का मतलब हुआ कि परमाणु आपस में जुड़कर एक ज्यामितीय संरचना बनाती है। लेकिन अक्रिस्टलीय संरचना का मतलब हुआ परमाणु आपस में जुड़कर कोई निश्चित संरचना का निर्माण नहीं करता है, कोई निश्चित संरचना का निर्माण नहीं करता है। तो सल्फर के मुख्य 2 लेकिन कुल 3 अपरूप हैं, अल्फा बीटा और अल्फा और बीटा क्रिस्टलीय अपर रूप है और गामा क्या है? अल्फा और बीटा सल्फर के क्रिस्टलीय अपर रूप है, जबकि गामा अक्रिस्टलीय। अब इस 3 प्रकार के सल्फर में सबसे मूल सल्फर जो है वो क्या है? रोम्बिक सल्फर है। यानी फ्रांस विधि से जो सब सल्फर निकाले आप, फ्रांस विधि से जो सल्फर निकाले, उस फ्रांस विधि से निकला हुआ सल्फर कौन सल्फर था? रोम्बिक सल्फर था। यानी कि प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में सल्फर मौजूद है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो सल्फर मौजूद है वो रोम्बिक सल्फर है। बाकी जो ये मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक सल्फर है, इसको बनाया जाता है किससे? रोम्बिक से। तो 3 प्रकार के अपरूप में रोम्बिक सल्फर मूल सल्फर है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो सल्फर है वो रोम्बिक सल्फर है। बाकी 2 सल्फर को रोम्बिक सल्फर के द्वारा तैयार किया जाता है, बाकी 2 सल्फर को रोम्बिक सल्फर से तैयार किया जाता है। क्लियर हो गया? अब आइए, इन रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक में मूल सल्फर कौन है? रोम्बिक सल्फर है। बाकी को आप रोम्बिक सल्फर से ही बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले रोम्बिक सल्फर को देखिए। रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर, इस सल्फर की क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे तो पहले अधातु जो है, ये सल्फर जो है आपका किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। यानी कि साधारण ताप और दाब पर सल्फर की अवस्था क्या है? ठोस है। अब ठोस में भी यह बहुत ज्यादा मतलब आघात बर्तन तो नहीं होते, अधातु है। तो ठोस जो होते हैं यही वो मोम की तरह मुलायम ही होते। क्या होते हैं? मोम के तरह ही मुलायम होते, यानी मोमी ठोस आप कह सकते हैं। और जो भी अधातु है वो मोमी ठोस ही है। यानी कि अधातु अगर ठोस अवस्था में है तो वो मोमी ठोस ही है, यानी मोम के समान ठोस।
तो सल्फर आपका ठोस अवस्था में साधारण ताप पर, दूसरा ये पीले रंग का होता है। किस रंग का? पीले रंग का होता है। सल्फर का जो है किस कलर का होता है? पीले रंग का होता है। सल्फर पीले रंग का होता है। और हम बात करें किसका? रोम्बिक सल्फर का। मूल सल्फर यही है, बाकी और जो सल्फर है उसके गुणों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये पीले रंग का होता है। तीसरा रोम्बिक सल्फर जो है यह जल में अघुलनशील है, जल में अघुलनशील है, जल में अघुलनशील है, लेकिन कार्बनिक विलायक में यह क्या है दोस्तों? घुलनशील है। कार्बनिक विलायक में यह क्या है? घुलनशील है। कार्बनिक विलायक में यह क्या है? घुलनशील है। तो रोम्बिक सल्फर जो मूल सल्फर है यह ठोस अवस्था में है, मोमी ठोस है, यह पीले रंग का होता है। यह जल में जल में नहीं घुलते, लेकिन आप किसी भी कार्बनिक विलायक में घुलाए ये घुल जाएगा। आप सल्फर को अल्कोहल में डालिएगा घुलेगा, बेंजीन में डालिए घुलेगा, फिनॉल में डालिए घुलेगा, एसीटोन में डालिए घुलेगा। यानी हर कार्बनिक विलायक में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सल्फर घुल जाता है, लेकिन यह सल्फर जल में नहीं घुलता है, यह सल्फर जल में नहीं घुलता है। अब ध्यान दीजिए कि यह जो रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर जिसको अल्फा सल्फर कहते हैं, इस सल्फर को गर्म कर दीजिए 369 केल्विन। 369 केल्विन, 369 केल्विन यानी डिग्री सेल्सियस करिएगा तो 273 घटा लीजिए। 369 केल्विन गर्म करते ही यह क्या बन जाएगा? मोनोक्लिनिक सल्फर बन जाएगा, यानी आपका बीटा सल्फर बन जाएगा। तो रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे बनाते हैं? तो रोम्बिक सल्फर को 369 केल्विन गर्म करके, और यह मोनोक्लिनिक सल्फर जो है दोस्तों, यह मोनोक्लिनिक सल्फर जो है यह अस्थाई है, यानी कि मोनोक्लिनिक सल्फर 369 केल्विन पर बन गया। जैसे टेम्परेचर 369 केल्विन से कम होगा, अपने आप मोनोक्लिनिक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रोम्बिक में। यानी रोम्बिक यानी कि सामान्य ताप और दाब पर जो सल्फर अस्थायी रूप से पाए जाते वो क्या है? रोम्बिक सल्फर है। मोनोक्लिनिक सल्फर का अस्तित्व 369 केल्विन के बाद ही होता है, 369 केल्विन के बाद ही होता है। अब आप रोम्बिक सल्फर को 369 केल्विन गर्म करके मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट कर लिए हैं, लेकिन पुनः इसको वहां पर स्टोर किए जहां का टेम्परेचर 369 केल्विन से कम है, तो अपने आप ये मोनोक्लिनिक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रोम्बिक में। अपने आप मोनोक्लिनिक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? तो ये जो मोनोक्लिनिक सल्फर है ये एक अस्थायी अपरूप है जो 369 केल्विन से कम ताप पर अपने आप कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रोम्बिक में। यानी मोनोक्लिनिक सल्फर की जो उपस्थिति, मोनोक्लिनिक सल्फर का जो अपना स्वरूप है वो 369 केल्विन के ऊपर ही रहता है। अब इन दोनों सल्फर में क्या अंतर है? कोई विशेष अंतर नहीं है, फिर सिर्फ ये जो है हल्का पीला होता है और ये गहरा पीला होता है। मेन अंतर देखे तो ये भी मेन अंतर, इसमें कुछ नहीं है। वैसे भी अपरूप है, रासायनिक गुणों में समानता होगी। सबसे बड़ा अंतर आपको देखेगा कि रोम्बिक सल्फर जो ये हल्का पीले रंग का होता है, हल्का पीला, लेकिन अगर मोनोक्लिनिक सल्फर को देखें तो यह गहरा पीला होता है। क्या होता है? गहरा पीला होता है, गहरे रंग का पीला होता है। बस यही अंतर है। दूसरा अंतर है कि इसके मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ी अंतर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि द्रव्यमान थोड़ा कम है और इसका थोड़ा ज्यादा, और कोई खास अंतर नहीं है। तो रोम्बिक सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर में हम किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे देख लिए, कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन यह अस्थाई है या अस्थाई? अस्थाई है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर इससे कम होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर रोम्बिक सल्फर भी इतना से अधिक ताप पर अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा?
मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यानी कि जो सल्फर है 369 केल्विन से कम ताप पर सल्फर का स्वरूप रोम्बिक रहता है, 369 केल्विन से अधिक ताप पर सल्फर का स्वरूप बदलकर क्या हो जाता है? मोनोक्लिनिक में हो जाता है। दोनों के रंगों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रोम्बिक सल्फर आपको हल्के पीले रंग का होगा, मोनोक्लिनिक जो है गहरा पीला रंग का होता है, गहरा पीला रंग का होता है। नोट में रंगहीन दिया हुआ है। कौन सल्फर का? बीटा का? नहीं, गहरा पीला होता, सही कर लीजिए, गहरा पीला, मोनोक्लिनिक गहरा पीला। क्लास तो इधर से क्या इशू है? इधर से तो क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लेंगे दोस्तों। ऑपरेटर सो रहा है। टेंशन नहीं लीजिए, आप भी नौकरी करिएगा तब बताइएगा क्या। बहुत दरोगा को देखते गाड़िए पर सोल रहता है ना। क्लियर हो गया? तो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक क्लियर हो गया। अब आते हैं प्लास्टिक सल्फर पर। प्लास्टिक सल्फर यानी कि गामा सल्फर। प्लास्टिक सल्फर कैसे? तो मूल सल्फर तो रोम्बिक सल्फर है, बाकी जितने भी सल्फर हैं सबको रोम्बिक से ही क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तो प्लास्टिक सल्फर क्या है? ये तो आप जानते हैं कि ये अक्रिस्टलीय स्वरूप है, सल्फर का अक्रिस्टलीय स्वरूप है। प्लास्टिक सल्फर सल्फर का अक्रिस्टलीय स्वरूप है। तो प्लास्टिक सल्फर कैसे बनाया जाता है? तो रोम्बिक सल्फर, ठीक है ना, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म। और आप जानते हैं सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट मात्र 387 केल्विन है। क्या है? 387 केल्विन पर एकदम ये खौलने लगेगा ये सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर को गर्म किया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म किया जाता है। और जब ये गर्म होकर उबलने लगता है, गर्म होकर उबलने लगता है, तो इसे तुरंत डाला जाता है कहां? ठंडा पानी में। तुरंत कहां डाला जाता है? उबलते हुए रोम्बिक सल्फर को तुरंत डाल दिया गया कहां? जैसे ही उबलते हुए इस रोम्बिक सल्फर को ठंडे पानी में अचानक डाल दिया जाता है, सल्फर एकदम प्लास्टिक के समान हो जाता है। क्या हो जाता है? और इसी कारण इसे हम कहते हैं क्या? प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर प्लास्टिक के तरह ही, हाथ से छूने पर वो प्लास्टिक के तरह ही प्रतीत होते हैं, और प्लास्टिक के तरह ही प्रतीत होने के कारण इसे प्लास्टिक सल्फर कहा जाता है। इसे प्लास्टिक सल्फर कहा जाता है। तो रोम्बिक प्लास्टिक सल्फर कैसे बनते हैं? तो प्लास्टिक सल्फर बनाने के लिए सल्फर को गर्म करके जब सल्फर उबलने लगता है, अचानक ठंडा पानी में डाल देते हैं। अचानक ठंडा पानी में डाल देते हैं। अचानक ठंडा पानी में डालने पर सल्फर जो है अपना स्वरूप बदल लेता है और वो प्लास्टिक के समान दिखाई पड़ता है। इसीलिए इस तरह के सल्फर को क्या कहते हैं? प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। इस तरह के सल्फर को क्या कहते हैं? यानी उबलते हुए सल्फर को ठंडे पानी में डालने पर जो सल्फर प्राप्त होता है वही क्या है? उबलते हुए सल्फर को ठंडे पानी में डालने के उपरांत जो सल्फर प्राप्त होता है वो कौन सल्फर है? प्लास्टिक सल्फर है। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? सल्फर का यूज बताइए। सल्फर का पहला उपयोग तो देखे ना, त्वचा संबंधी जितने भी रोग हैं
उसका एक अनिवार्य अवयव है क्या? सल्फर। सल्फर की दवाई में उपयोगिता इतनी है कि दवाई का एक रेंज ही अलग है, जिसको हम सल्फा ड्रग के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग यानी दवाई का एक कैटेगरी ही है जो सल्फर से बनाए जाते हैं। तो सल्फर की जो उपयोगिता है वो सबसे ज़्यादा आप दवाई के रूप में देख सकते हैं। लेकिन आइए अब हम सल्फर के यौगिकों के बारे में समझते हैं। तीनों प्रकार के सल्फर को समझ गए। सल्फर के अक्रिस्टलीय स्वरूप को क्या कहते हैं? प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। सल्फर कितने परमाणुक होते हैं? 8 परमाणुक होते हैं, या आप इसे पॉली एटॉमिक भी कह सकते हैं, बहु परमाणुक कह सकते हैं। 369 केल्विन के ऊपर सल्फर के कौन से अपरूप की उपस्थिति होगी? किसकी? मोनोक्लिनिक। 369 केल्विन के ऊपर सल्फर का स्वरूप क्या होगा? मोनोक्लिनिक होगा। मोनोक्लिनिक होगा। अब आइए सल्फर के प्रमुख अपरूप को देख लेते हैं। सॉरी, अपरूप तो देख लिए हैं, यौगिक। और सल्फर का सबसे प्रमुख यौगिक जिस पर हम विचार करेंगे वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर का एक प्रमुख यौगिक है और इसका व्यापक तौर पर इस्तेमाल ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, विरंजक के रूप में किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का व्यापक तौर पर इस्तेमाल अमोनिया के जगह रेफ्रिजरेटर के तौर पर किया जाता है, प्रशीतक के तौर पर किया जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में किया जाता है। यानी बहुत ही उपयोगी कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड। और सामान्य ताप और दाब पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे वायुमंडल में भी कुछ उपलब्धता है इसकी। हम जो पेट्रोल कोयला सब जलाते हैं, पेट्रोल कोयला सब में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं क्या? और सल्फर जब भी जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड की उपलब्धता हमारे वायुमंडल में भी है और यह एक प्रदूषण फैलाने वाली गैस है, यानी कि यह प्रदूषित करने वाली गैस है। और वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? तो हम जो कोयला जलाते हैं, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और अन्य जीवाश्म ईंधन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं क्या? वो जब भी जलेगा तो क्या बनेगा? यानी वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति है वो जीवाश्म ईंधन के जलाने के फलस्वरूप है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति वायुमंडल में भी है। अब जानिए कि सल्फर डाइऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। रंगहीन गैस है, ये गंधयुक्त गैस है। क्या है? गंधयुक्त गैस है। गंधयुक्त गैस है और इस गैस को, यह गैस हमारे सांस के माध्यम से जाता है तो इरिटेट करता है। क्या करता है? आप कह सकते हैं इस गैस में बदबू है। इस गैस में क्या है? बदबू है, यानी कि गंधयुक्त गैस है। गंधयुक्त गैस है। और तो और यह विषैली गैस है दोस्तों। यह क्या है? विषैली गैस है। यह क्या है आपका? विषैली गैस है, यानी कि ज्यादा मात्रा में अगर सांस के माध्यम से यह शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो यह, इससे लोगों की मृत्यु हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड रंगहीन गैस है परंतु गंधयुक्त गैस है। यह एक विषैली गैस है। अत्यधिक मात्रा में शरीर में प्रवेश करने के उपरांत मृत्यु हो सकती है। उसके बाद ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड जल में घुलनशील है। जल में क्या है? और जल में ये घुलकर बनाता है, ठीक है ना? जल में घुलकर, सल्फर डाइऑक्साइड जल में जो घुलकर है,
जल में घुलकर बनाता है H2SO3। H2SO3 इसे पढ़ते हैं सल्फ्यूरस पढ़ते, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस अम्ल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को तो H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फर डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो सल्फ्यूरस अम्ल है ये भी अस्थाई अम्ल है। कैसा अम्ल है? अस्थाई अम्ल है, यानी कि इस अम्ल का अस्तित्व केवल जल के भीतर है, उसके बाहर नहीं। सल्फ्यूरस अम्ल जो है H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल जो है ये अस्थाई अम्ल है। यह अस्थाई अम्ल है और इसकी जो उपस्थिति होती है, इसका जो अस्तित्व होता है ये जल के भीतर ही होता है, जल के बाहर इसका कोई अस्तित्व संभव नहीं है। जल के भीतर इसका कोई अस्तित्व संभव नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह जल में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, जल में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। इसका मतलब अगर आपसे पूछ दे कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो आप क्या कहिएगा? अम्लीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब देखिए, ना तो जलता है, ना तो जलता है और ना ही जलने में सहायक होता, और ना ही जलने में सहायक होता है, ना ही जलने में सहायक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ना तो जलता है और ना ही जलने में सहायक होता है। यह गैस ना तो जलती है ना ही किसी अन्य पदार्थ को जलने में मदद करती है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है तो किसी भी पदार्थ को हम सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जला नहीं सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जला नहीं सकते। क्लियर हुआ? इतने गुणों को आप याद रखिएगा। रंगहीन गैस है लेकिन इसमें गंध होती है, वो भी खराब गंध होती है। सल्फर डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड जल में घुलकर कैसा अम्ल बनाता है? सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। सल्फ्यूरस अम्ल का फार्मूला क्या हो गया? देख लिए ना, H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल का फार्मूला हो गया H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल की अस्तित्व जो है केवल जलों के भीतर है, जल के बाहर सल्फ्यूरस अम्ल का कोई अस्तित्व नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है तो निश्चित तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। यह गैस न तो जलती है न ही किसी पदार्थ को जलाने में सहायता करती है, न तो जलती है न ही किसी पदार्थ को जलाने में सहायता करती है। क्लियर हो गया? अब आइए सल्फर डाइऑक्साइड के बनाने की विधि। कैसे तैयार करेंगे? तो यहां पर दो विधि की चर्चा करेंगे। पहला है आपका क्या? प्रयोगशाला विधि। लैब में कैसे तैयार होगा सल्फर डाइऑक्साइड? तो लैब में कॉपर की अभिक्रिया कराया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, क्योंकि कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता ही नहीं है। प्रयोगशाला में जब तांबे यानी कि कॉपर की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, और कॉपर के बारे में याद रखना कि कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। सांद्र और तनु अम्ल समझ रहे हैं ना? हाँ, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है, बनता है दोस्तों कॉपर सल्फेट, बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, और बनता है क्या? जल। बनता है क्या? जल। क्लियर हो गया? तो
कॉपर, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड कैसे तैयार करिएगा? तो प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड तैयार करने के लिए तांबे के ऊपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। क्लियर? बैलेंस करिएगा तो शायद यहां पर 2 आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। देखिए क्लियर हुआ? क्लियर? एक क्वेश्चन है कि प्लास्टिक सल्फर से ही बनता है। नहीं दोस्तों, प्लास्टिक सल्फर से नहीं बनता है। प्लास्टिक कार्बनिक यौगिक है। प्लास्टिक का निर्माण अगला चैप्टर में होगा। प्लास्टिक सल्फर को प्लास्टिक सल्फर इसलिए कहते हैं कि छूने में वो प्लास्टिक के समान प्रतीत होते हैं, बल्कि इसलिए नहीं कि प्लास्टिक सल्फर से प्लास्टिक बनते हैं। साबुन में सल्फर मिला दे तो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। क्या? त्वचा संबंधी रोग से मुक्ति मिलेगी। और कई मेडिकेटेड सॉप जो है वो सल्फर युक्त तो होते ही होंगे, ठीक है ना। सॉप 2-3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य सॉप होता है, एक होता है मेडिकेटेड सॉप, जिसमें किसी रोग का अस्थायी समाधान करने वाले तत्वों को डाल दिया जाता है। मेडिकेटेड सॉप 2-3 को तो बहुत पॉपुलर है, जैसे टेटनोसोल है, जो सामान्य रूप से भी गर्मी के समय में लोग लगाते हैं ताकि फोड़े फुंसियाँ ना हो। तो मेडिकेटेड जो सॉप होते हैं उसमें सल्फर ही होते हैं, इसी कारण मेडिकेटेड सॉप काफ़ी महंगे भी होते हैं। क्या? अब सामान्य सॉप खरीदिएगा 30-35 रुपए में, वहीं 30-35 रुपए में सामान सॉप आ जाते हैं ना 5 रुपया में। लाइफ बॉय जिंदगी का। क्लियर हो गया? तो लैब में आपका बनकर सल्फर डाइऑक्साइड तैयार है। अब सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग बड़ी व्यापक है और सबसे ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल बनाने में होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो इसको औद्योगिक विधि से कैसे तैयार करेंगे? औद्योगिक विधि से कैसे तैयार करेंगे? तो औद्योगिक विधि से औद्योगिक विधि में सल्फर जो है, सल्फर बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। सॉरी, सल्फर नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड ना। और सल्फर डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है। लैब में हम सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे बनाएंगे देख लिए। लेकिन औद्योगिक स्तर पर सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का कोई दिक्कत नहीं है, बनाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि औद्योगिक स्तर पर जितने सल्फर डाइऑक्साइड की हमें आवश्यकता है लगभग वो सभी हमें प्राप्त हो जाता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। अब कहिएगा बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है? तो एक प्रोसेस हम पढ़े थे, रोस्टिंग। क्या पढ़े थे? रोस्टिंग यानी क्या? जारन, या इसको एक और नाम से जानते हैं क्या? भर्जन। जारन या भर्जन याद है? जारन और भर्जन में क्या था कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके, सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो अयस्कों का जब सांद्रण करते हैं, अयस्कों का सांद्रण करने में एक प्रक्रिया आया था जारन या भर्जन का। याद है कि भूल गए थे? याद होगा आपको, जारन या
जारन या भर्जन सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। किसका किया जाता है? और जारन या भर्जन में सल्फाइड अयस्क को हवा की उपस्थिति या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। तो जारन या भर्जन तो इसलिए किया जाता है ताकि सल्फाइड ऑक्साइड में बदले, लेकिन इस दौरान और क्या बन जाता है? क्या हुआ? हाँ, तो जारन या भर्जन तो इसलिए किया जाता है कि सल्फाइड अयस्क किस में कन्वर्ट हो? ऑक्साइड में, लेकिन इसमें अन्य किसकी उपस्थिति है? तो जब भी जारन या भर्जन होता है उस दौरान पर्याप्त सल्फर डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है, और जारन और भर्जन के बाय प्रोडक्ट में जो सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है तो इसको जो है सीधे बाहर नहीं निकलने दिया जाता, बल्कि स्टोर करके इसी का उपयोग किया जाता है। तो औद्योगिक स्तर पर सल्फर डाइऑक्साइड बनाया नहीं जाता है, बल्कि बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त कब, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो जारन या भर्जन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जारन या भर्जन की प्रक्रिया के द्वारा हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? सल्फर डाइऑक्साइड को एक बार पढ़ लीजिए, तब हम आते हैं अब सल्फ्यूरिक एसिड पर। कहिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, भोजन में यूज सल्फर का नहीं। प्लास्टिक सल्फर नोट में नहीं है, नोट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में जरूर होगा। क्वेश्चन में हुआ ना प्लास्टिक सल्फर, नोट में पूरा कवरेज नहीं दिए हैं। वास्तविकता यह है कि नोट में जितना है ना उतने काफी है। एक्स्ट्रा इसलिए बता देते हैं कि क्वेश्चन आया हुआ रहता है। ये तो चैप्टर इतना बड़ा है कि आप समझ नहीं सकते। जो भी +2 साइंस से किए होंगे आप देखे होंगे पूरा वर्ग 16 के तत्व का एक पूरा चैप्टर ही है केमिस्ट्री, है ना? तो बड़े बड़े चैप्टर हैं। क्लियर है? आइए दोस्तों, अगला कंपाउंड सल्फर का, और वो है आपका सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों इसे कहा जाता है रसायनों का राजा कहा जाता है। ठीक है, इसे सामान्य अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य अम्ल कहा जाता है। इसे कहा जाता है कशिश का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो किंग ऑफ केमिकल है, नॉर्मल एसिड के रूप में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को ही जानते हैं, और इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल, हिंदी में कशिश का तेल भी कहते हैं। अब हम अपने आम जिंदगी में जितनी बार एसिड शब्द का यूज करते हैं, उस एसिड का तात्पर्य कौन एसिड से है? सल्फ्यूरिक एसिड से। आप अपने डेली लाइफ में कई बार एसिड शब्द का इस्तेमाल करते होंगे। तो एसिड तो कई या नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल है, तमाम तरह के कई एसिड है। लेकिन जो सामान्य एसिड होता है, जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में उपयोग होता है, उस एसिड का तात्पर्य सल्फ्यूरिक एसिड से ही है। और सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कोई उद्योग नहीं है जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल ना होता।
सभी उद्योग में, चाहे आप कपास से सूती धागा बनाने का उद्योग हो, यानी चाहे वस्त्र उद्योग हो, चाहे प्लास्टिक उद्योग हो, कोई भी उद्योग ले लीजिए, उन उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होगा ही होगा। कुछ नहीं तो कम से कम सफाई करने के लिए होता ही होता है। गैरेज सब में देखे होंगे कि तेल मोबिल के साथ बहुत ज्यादा कार्य होते हैं। हर सतह पर तेल मोबिल जम जाते हैं, वहां डिटर्जेंट लेकर साफ नहीं हो सकता है, वहां पर छिड़क दीजिए क्या एसिड, एक का एक सब कुछ क्लीन हो जाता है दोस्तों। तो हर उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है इसका, और हर उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है रसायनों के तौर पर, और अगर नहीं कुछ के रूप में तो सफाई करने के लिए इस्तेमाल तो होता ही होता है। और इसलिए इसका व्यापक इस्तेमाल होता है क्योंकि यह सभी अम्लों में सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता अम्ल, अन्य सभी अम्लों के तुलना में यह सबसे सस्ता अम्ल है, इसीलिए इसका व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है। इस अम्ल की महत्ता इतनी है कि अगर किसी देश के केमिकल इंडस्ट्रीज की स्थिति को जानना है तो आप सिर्फ ये पता लगा लीजिए कि उस देश में कितना सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन होता है। जितना अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कर रहा है कोई देश, समझिए उस देश का केमिकल इंडस्ट्रीज उतना ही ज्यादा व्यापक। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की महत्ता इस तरह है कि हम इसके उत्पादन के आंकड़ों को देखकर किसी देश या किसी अर्थव्यवस्था के केमिकल इंडस्ट्रीज, रासायनिक उद्योग की व्यापकता को या रासायनिक उद्योग की स्थिति को समझ सकते हैं। जितना अधिक उत्पादन हो रहा है किसी देश या अर्थव्यवस्था में, समझिए उस देश और अर्थव्यवस्था की जो रासायनिक उद्योग है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, वह उतना ही ज्यादा विकसित है, क्योंकि रासायनिक उद्योग सल्फ्यूरिक अम्ल के बगैर चल ही नहीं सकते। क्लियर हो गया? इसकी महत्ता समझ लिए। बाकी सामान्य ताप और दाब पर यह द्रव अवस्था में एकदम रंगहीन द्रव के रूप में रहता है, रंगहीन द्रव के रूप में होता है, बहुत पावरफुल है। अगर त्वचा पर गिर जाए तो फोफले बन जाएंगे, त्वचा पर गिर जाए तो फोफले, एसिड अटैक की जो घटना होती है उसमें यही एसिड का व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि सबसे सामान्य अम्ल और सबसे सस्ता अम्ल यही है आपका। अब ध्यान दीजिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसकी उपयोगिता तो बहुत ज़्यादा है, आपको समझाई दिए कि कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जहाँ इसका इस्तेमाल ना हो। कुछ भी नहीं तो कम से कम सफाई करने के लिए तो इसका इस्तेमाल होता ही होता है, ठीक है। और सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल घरेलू स्तर पर भी होता है, ठीक है। घरेलू स्तर पर जो है बाथरूम सबके सीट इस्तेमाल करने में एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एसिड दीजिए, इतना सफाई करने का गुण है, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है ना। ये तुरंत सारा ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, खींच लेता है, और यही इसके सफाई करने का मुख्य गुण है, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, सारा ऑक्सीजन को खींच लेगा किसी भी पदार्थ के कंपोनेंट में अगर ऑक्सीजन है। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल को हम तैयार कैसे करेंगे, उपयोगिता बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ ही रहे हैं उपयोगिता को। आइए बनाने के तरीके को समझते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाएंगे कैसे। तो पहले हम प्रयोगशाला विधि को समझ लेते हैं कि लैब में अगर हमें सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो लैब में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए आपको चाहिए सल्फर डाई ऑक्साइड चाहिए, और चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या चाहिए? हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपस में अभिक्रिया करा दीजिए, आपका बनकर तैयार हो जाएगा क्या? H2SO4। एक क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में होता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर में होता है क्या? क्लोरीन होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, आगे पढ़ाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा चुके हैं कैल्शियम में, कैल्शियम वाला में पढ़ा चुके हैं। सुतल रहते ना जी,
कैल्शियम, कैल्शियम में पढ़ाए होंगे ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन याद कर रहे हैं कि नहीं? हैं? क्वेश्चन लगातार याद कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, नहीं तो सपना सपना ही रह जाएगा, है ना। बहुत तो दिन खेप रहा है पटना में, पढ़ता लिखता है, एक दिन में 100 क्वेश्चन भी याद नहीं कर रहा है। हम देखते हैं ना, एक दिन में 100 क्वेश्चन भी याद नहीं कर रहा है, और एकदम सपना हवा में जी रहा है, नौकरी होगा एक दिन। अरे तुमको नौकरी होगा, खानदान को नहीं होगा, ठीक है। अब जो 100 क्वेश्चन भी डेली नहीं रहता है, उसको क्या नौकरी होगा? होगा। अब वो उम्मीदवार होगा सबका जिसका कटअप 82-83 जा रहा है। आपको सारा क्वेश्चन याद करना पड़ रहा है। सचेत हो जाइए, बहाली नहीं आने के कारण जो है शिथिल पड़ गया। अब तो विद्यार्थी हम ही काफी शिथिल पड़ गए हैं, ठीक है। तो हम पढ़ा रहे हैं, जब तक मौका है पूरा विस्तार से पढ़ा रहे हैं। आप याद करिए, जो भी चीज खत्म हो गया है, जो भी सब्जेक्ट खत्म हो गया, और लगभग हमको लगता है 70% सिलेबस खत्म कर दिए होंगे, वो सारा क्वेश्चन याद है कि नहीं है? नहीं याद है तो अभी भी मौका हाथ से निकला नहीं है। आज से फिर जाइए, कम से कम 500 क्वेश्चन डेली तो आप कर ही सकते हैं जी। 100 पॉलिटी का, 100 हिस्ट्री का, 100 ज्योग्राफी का, 100 बायोलॉजी का, 100 केमिस्ट्री का। 500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटा लेगा, है? और कभी भी क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं, 100 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, बहाली नहीं आया जी। अरे बहाली आएगा तो तुम उसका योग्य है। तो शिथिल नहीं करिए दोस्तों, शिथिल नहीं करिए, बस यही मौका है। मेहनत कर दीजिए और रटिए, पूरा रटिए। तो प्रयोगशाला में बनकर तैयार है। चलिए एक क्वेश्चन फिर आ गया है, बायो भूल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बार बार रिवीजन करिए। समीकरण बैलेंस क्या हुआ है? चेक कर लिए, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रयोगशाला में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की ढेर सारे विधि है। उसमें एक का हम जिक्र कर दिए कि सल्फर डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ गर्म करने पर हमें सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। लेकिन वो तो लैब में है, औद्योगिक स्तर पर हम कैसे तैयार करेंगे? औद्योगिक स्तर पर 2 विधि है। एक है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और दूसरा है लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं सीसा कक्ष विधि, सीसा कक्ष विधि, और इसको कहते हैं संपर्क विधि। तो औद्योगिक स्तर पर 2 तरह से तैयार किए जाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, संपर्क विधि और सीसा कक्ष विधि, संपर्क विधि और सीसा कक्ष विधि। लेकिन सीसा कक्ष विधि अब ऐतिहासिक ही हो गया है। अब यह प्रोसेस बिल्कुल क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। वर्तमान समय में लगभग 100% सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल औद्योगिक स्तर पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए ही किया जाता है। लेड चैम्बर प्रोसेस का महत्व अब सिर्फ इतिहास में ही दफन हो चुका है दोस्तों, खत्म हो चुका है, क्योंकि वह एक महंगी विधि थी और उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन भी बहुत कम होता था। तो वर्तमान समय में औद्योगिक स्तर पर संपूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किस विधि से किया जाता है? संपर्क विधि से किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। अब आइए कि औद्योगिक स्तर पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कैसे होता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि इसमें सल्फर
को ऑक्सीजन में जलाकर क्या बनाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। या तो सल्फर को ऑक्सीजन में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाइए, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें बाय प्रोडक्ट जो बताए थे, बाय प्रोडक्ट यानी कि जारण या भर्जन, उसी समय क्या प्राप्त होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो संपर्क विधि में आपको सबसे पहले क्या प्राप्त करना है? सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करना है। सल्फर डाइऑक्साइड आप जिस तरह प्राप्त करिए, लेकिन आपको हम बताए थे कि ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड की प्राप्ति किस तरह होती है? बाय प्रोडक्ट के रूप में होती है। भर्जन और जारण की प्रक्रिया में जितने भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं उसको जमा कर लेते हैं, या फिर आप सल्फर डाइऑक्साइड को किसी भी तरह प्राप्त करिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का पहला तरीका है कि आप किसको बनाइए? सल्फर डाइऑक्साइड की। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का मेन कच्चा पदार्थ क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का मेन कच्चा पदार्थ क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बनकर तैयार। अब सल्फर डाइऑक्साइड बनकर तैयार हो गया, दूसरा स्टेप में क्या किया जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण किया जाता है और बनाया जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यहां पर एक कैटेलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करके क्या बनाया जाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 दूनी 4 2 6 3 दूनी 6। अब देखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराकर जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है, यहां पर एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कौन? वेनेडियम पेंटा। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल होता है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पहले यहां पर इस्तेमाल होता था किसका? प्लेटिनम का। पहले यहां पर इस्तेमाल होता था किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में पहले कैटलिस्ट के रूप में प्लेटिनम का इस्तेमाल होता था, जब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की पता नहीं चली थी या खोज नहीं हुआ था। लेकिन अब प्लेटिनम का इस्तेमाल बिल्कुल क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। प्लेटिनम का इस्तेमाल बिल्कुल क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। क्योंकि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का पता चल गया और ये प्लेटिनम के तुलना में काफी ज्यादा सस्ता होता है। प्लेटिनम सोने से भी ज्यादा महंगा होता है। इसका भी इस्तेमाल प्रायः आभूषण बनाने में किए जाते हैं। तो प्लेटिनम का इस्तेमाल इस कारण से बंद हो गया क्योंकि ये काफी महंगी धातु है, उसके तुलना में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बहुत सस्ता है। दूसरा ये है कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपलब्धता ज्यादा है, इसकी उतनी उपलब्धता भी नहीं है, सोना के तरह यह भी बिरले धातु है। तीसरा है कि अगर हम प्लेटिनम के जगह पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल करें, यही रिएक्शन में हमें 100% अधिक सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्राप्ति होगी, 100% अधिक। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में पहले प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो चुका है और इसके जगह वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटिनम के जगह वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल किए जाने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला उपलब्धता, दूसरा सस्ता और तीसरा अधिक मात्रा में सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्राप्ति। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपलब्धता प्लेटिनम से ज्यादा है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड प्लेटिनम के तुलना में बहुत सस्ता है और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल करने में हमें 100% यानी दुगुना सल्फर ट्राइऑक्साइड का उत्पादन होता है। क्लियर हो गया? तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाए। पहला स्टेप में क्या प्राप्त किए? सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का मुख्य कच्चा पदार्थ कौन है? फिर दूसरा स्टेप में हम सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करके क्या बनाए? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑक्सीकरण करके क्या बनाए? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाए, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब आइए तीसरा स्टेप में क्या करते हैं? तीसरा स्टेप में सल्फर ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया पहले से कुछ मात्रा में तैयार सल्फ्यूरिक अम्ल से करा देते हैं। पहले से कुछ तैयार सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया आप कराते हैं किससे? सल्फर ट्राइऑक्साइड से। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि
अभी बना नहीं है सल्फ्यूरिक अम्ल और आप अभिक्रिया करवा दिए, तो ये थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल पहले किसी अन्य विधि से क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता, हल्का सा, और उसको हम सल्फर ट्राइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो H2H2O7 बनता है। इसे ओलियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं। H2H2O7 को क्या कहते हैं, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को पहले से कुछ तैयार सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हम क्या तैयार कर लेते हैं, ओलियम। क्या तैयार कर लेते हैं, ओलियम। H2H2O7, H2H2O7 क्या है दोस्तों, ओलियम है। ओलियम तैयार हो गया। अब आइए इस ओलियम को H2H2O7 को हम अभिक्रिया करवा देते हैं। किससे, जल से अभिक्रिया करवा देते हैं। और जल से अभिक्रिया करने के बाद हमें प्राप्त होता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। हमें प्राप्त होता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस तरह से कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इन 4 स्टेप के बाद हमें सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति हो गई है। समीकरण बैलेंस है चौथा नंबर वाला। बैलेंस है, क्लियर। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनकर तैयार हो गया। आइए एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए याद हो गया होगा क्या। पहले सल्फर डाइऑक्साइड ले आइए, नहीं मिल रहा है तो बना लीजिए क्या। सबसे इसमें सब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन है, दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पर कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जितना सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाइएगा उतना अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल बनकर तैयार होगा, उतना अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल बनकर तैयार होगा। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कुल 4 रिएक्शन हुआ ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है क्या नंबर, तो पहले सल्फर डाइऑक्साइड ले आइए, नहीं मिल रहा है तो बना लीजिए। दूसरा स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लीजिए और यहां पर आपको कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को पहले से कुछ तैयार सल्फ्यूरिक अम्ल से भिरा दीजिए, तैयार कर लीजिए क्या, ओलियम। ओलियम को जल में डाल दीजिए, बनकर रेडी हो जाएगा क्या। और इस तरह से सल्फर समाप्त हो गया। क्लियर, सल्फर क्लियर हो गया ना। अब 2 टॉपिक बचा है, एक हैलोजन इनर्ट गैस। क्वेश्चन हो गया है ना, हैलोजन और एक क्लास में निपटा देंगे। अब 1 मिनट, क्या क्वेश्चन है, क्या बोले, सल्फास। सल्फास तो जहर है, नहीं वो सल्फर से नहीं बनता है, सल्फास अलग कोई कंपाउंड है। फिलहाल अभी याद नहीं सल्फास किस से बनता है, लेकिन वो सल्फर से नहीं बनता है। ओ माय गॉड, सल्फर से सल्फास नहीं क्या, सल्फास शायद फास्फोरस से बनता होगा, क्योंकि पूरे धातु में कोई विषैलापन रखा हुआ है तो अकेले फास्फोरस ही ले रहता है। जहां पॉइजन मारना है फास्फोरस का कंपाउंड मार दीजिए, और धातु में उधर मरकरी। ठीक है, धातु के क्षेत्र में मरकरी विषैलेपन के लिए विख्यात है। हर कंपाउंड मरकरी का क्या है, विषैला है, और अधातु में फास्फोरस विषैलेपन के लिए विख्यात है। ठीक है, लेकिन जानते हैं सोना और चांदी बिल्कुल भी विषैले, इसलिए मिठाई के साथ खूब पसंद किए जाते हैं। आप खाए होंगे, और कुछ दिन पहले देखे थे कि सोना वाला आइसक्रीम भी आ गया है। तो वो जो आइसक्रीम बिका करते हैं सोने वाले में, चांदी वाले में, तो उसकी कोई उपयोगिता शरीर में नहीं है। ठीक है ना, यानी चांदी और सोना खा लेने से शरीर को कोई बूस्ट मिलता है, ताकत मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन एक बात है कि हम सोना और चांदी इसलिए खा लेते हैं कि वह बिल्कुल भी विषैला, लेकिन प्लेटिनम विषैला है, प्लेटिनम विषैला है। तो विषैलेपन में धातु के बिरादरी से मरकरी का स्थान है और अधातु के बिरादरी में फास्फोरस है। सल्फास किससे बनता है इतना पता है। तो दो टॉपिक बचा है, हेलोजन और इनर्ट गैस। आज हेलोजन को देख लेते हैं, लेकिन हेलोजन इनर्ट गैस को अगला क्लास में देख लेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, डिटेल में बता देंगे, क्वेश्चन कर ही लिए हैं और उसके बाद सीधे अगला क्लास में ऑर्गेनिक पर आ जाएंगे। मिलिए अगले क्लास में दोस्तों। अगला क्लास में आपका नॉन मेटल समाप्त कर दिया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन याद नहीं कर रहे हैं 500 500 500 डेली का रूटीन बना लीजिए, नहीं तो दरोगा बहुत दूर बात है। अब बहुत को तो संभालता ही नहीं है 500, तो नहीं संभालना तो आप योग नहीं है दरोगा बनने का, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। और जिसको संभालता नहीं है उसको बैठने का हुनर पता नहीं और कोई दूसरा कारण नहीं। इसीलिए याद करने के लिए आपको बैठने का हुनर पैदा करना पड़ेगा। अगर आप 2 घंटा क्लास में बैठ सकते हैं तो घर पर 5 घंटा आराम से बैठ सकते हैं दोस्तों। इसीलिए लगातार क्वेश्चन याद करते रहिए और डेली कम से कम 500 का रूटीन तो आप बना ही लीजिए। ऑनलाइन वाला फ्यूमिंग क्या है? अच्छा फ्यूमिंग क्या? फ्यूमिंग ओलियम को ही कहते हैं, ओलियम को। चलिए, अनिल कुशवाहा, पल्लवी दत्ता, ऑलराउंडर सुमन। ए देखिए मोबाइल तुरंत निकल गया क्या जी, बाप रे, लगता कितना देर से। भेज दीजिए जिसको भेजना है मैसेज। यस रोहित पासवान, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही याद करना है बस। केमिस्ट्री अगला सप्ताह यह चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसका अगला सप्ताह हम चाहेंगे कि ऑर्गेनिक को क्या करें, समाप्त कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। डायमंड क्या है? डायमंड कार्बन है, अधातु है। क्वेश्चन याद आ जाता है, थ्योरी भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थ्योरी भूल जाने से कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को याद रखिए। क्या हुआ, छोड़ काहे दिए मैसेज? कर दीजिए। ओह